हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वाली वीडियो में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि आपका आज हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस। कुछ बच्चों को डाउट था कि जो यूटेट का पेपर है वो सीटेट से कितना डिफरेंट आता है, क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो जो ये पेपर है आपका, ये यूटेट सेकंड का पेपर है और अभी 2021 में जो लास्ट पेपर हुआ था ये उसका पेपर है यूटेट सेकंड का। तो इसकी जो पेडागोजी है इसको देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप का पेपर यूटेट में आता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें आते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, बहुसंवेदी उपागम का अर्थ है, यानी मल्टी सेंसरी अप्रोच मीन्स। ठीक है, तो आपका मल्टी सेंसरी अप्रोच क्या होता है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बहुसंवेदी उपागम का अर्थ क्या होता है। तो मल्टी सेंसरी का मतलब आपके बहुत सारे जो संवेदी उपागम्स होते हैं जिनसे आप किसी से आप सुन सकते हैं, किसी से आप देख सकते हैं, किसी से आप बोल सकते हैं। तो ऐसा आपका मल्टी सेंसरी अप्रोच मीन्स होता है आपका यूज ऑफ सेवरल सेंस मॉडलिटीज़। ठीक है, विभिन्न संवेदी माध्यमों का प्रयोग करना। तो बहुत सारे संवेदी माध्यमों का हम जब प्रयोग करते हैं तो इसको हम बोलते हैं मल्टी सेंसरी अप्रोच। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, टास्क एनालिसिस क्या है। तो टास्क एनालिसिस आप जानते ही हैं, इसका ए और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह और निर्णय लेना कि कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है और कौन सी नहीं। डिसाइड द कंटेंट, व्हाट टू टीच एंड व्हाट नॉट टू टीच। कॉम्प्लेक्स टास्क इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल अचीवमेंट स्टेप्स। यानी हमें ये देखना होगा कि कौन सा हमने कंटेंट आज बच्चों को पढ़ाना है, कौन सा नहीं पढ़ाना है। टास्क एनालिसिस का मतलब ये है कि हमने पहले एनालिसिस करना है अपने टास्क को कि हमने आज करना क्या है और क्या नहीं करना है, क्या पढ़ाना है और क्या छोड़ना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम पहले से ही जानते हैं कि क्या पढ़ना है से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि क्या छोड़ना है। ठीक है, और दूसरा ये है कि हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क जो होते हैं उसको हम स्मॉल स्टेप में बच्चों को बताते हैं, जिससे कि बच्चे के दिमाग में ये सारी चीज़ें अच्छे से फिट हो जाए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में लड़कियों की सकारात्मक छवि को उजागर करने के लिए क्या करना चाहिए। ए टीचर, व्हाट शुड बी डन टू हाईलाइट द पॉजिटिव इमेज ऑफ गर्ल्स टू प्रमोट देयर एबिलिटीज़। ऑप्शन ए, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन सच एज task of males and task of females. Second option, C, they should be motivated to be self dependent. And D, all of the above, यानी पुरुषों के कार्य अथवा महिलाओं के कार्य जैसा कोई विभाजन नहीं होना चाहिए, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का क्रम है। अकॉर्डिंग टू मैस्लो थ्योरी द सीक्वेंस ऑफ नीड्स इज़। तो आपको सभी को पता है कि मैस्लो की जो आपका नीड्स थ्योरी इसने दी थी, आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत हम इसको बोलते हैं, नीड्स थ्योरी आपकी मैस्लो की। तो इसमें इसने कुछ नीड्स बताई हैं, जो इंसान की नीड्स होती हैं, ये 5 टाइप्स की नीड्स इसने इसमें बता रखी हैं। ठीक है, तो इसमें से इसका सीक्वेंस हमने लगाना था कि कैसे टाइप का कैसे कैसे इसने इसको अरेंज कर रखा है। तो इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहला हमारे पास आता है फर्स्ट, यानी शारीरिक सुरक्षा, यानी फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारी सबसे पहले आती है। हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स पहले नंबर पर आती हैं। फिर दूसरे पर आएगा हमारी सिक्योरिटी, हमारी जो शरीर है, हमारे शरीर की सुरक्षा। पहले तो हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स हो गई, हमारे शरीर की सुरक्षा, हमारे शारीरिक है, हमारे शरीर चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, कभी गर्म कभी ठंडे से बचने के लिए हमें कपड़े वगैरह चाहिए इस शरीर को बचाने के लिए। ठीक है, फिर हमें खाना पीना चाहिए। सेकंड आता है हमारे पास सेफ्टी, उस शरीर को जिसको हम खाना पीना दे रहे हैं, ठंड से बचा रहे हैं, गर्मी से बचा रहे हैं, उस शरीर को हमें सुरक्षा चाहिए होती है। किससे सुरक्षा, जंगली जानवरों से सुरक्षा, इंसानों से सुरक्षा, इधर उधर की चीज़ों से सुरक्षा, कई चीज़ें होती हैं इन्वायरमेंट पे। तो दूसरी हमें सुरक्षा चाहिए होती है ना, सेफ्टी चाहिए होती है। तीसरा हम देखेंगे तो सीधे हम आएंगे आपके 5 नंबर्स पॉइंट पे। इसके बाद इसका सीक्वेंस आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस। उसके बाद ये चाहता है कि मेरे शरीर को सुरक्षा मिल गई है, तो इस सुरक्षा के बाद हमें क्या मिले, लव एंड बिलोंगिंगनेस मिले, यानी प्यार और अपनत्व तो हमें इन्वायरमेंट यानी अपने सोसाइटी से चाहिए होता है। अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, सोसाइटी के लोगों से हमें क्या चाहिए होती है, लव एंड बिलोंगिंगनेस चाहिए होती है। इसके बाद इसका ऑप्शन आएगा आपका चौथा नंबर, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट हमें उसके बाद चाहिए होती है। प्यार भी मिल गया, खाना भी मिल गया, सुरक्षा भी मिल गया,
तो हमें क्या चाहिए, आत्मसम्मान। फिर हम क्या करते हैं, जब बच्चा 12th पास हो जाता है तब लोग, अपने मम्मी पापा या समाज के लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा लड़का बड़ा होकर के अच्छा आदमी बनेगा, कोई बोलता है डॉक्टर बनेगा, कोई बोलता है इंजीनियर बनेगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उन चीज़ों पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें करना क्या है, हमें बनना क्या है। तो हमें क्या होती है, अपने आत्मसम्मान की इच्छा होती है कि हम कुछ ऐसा काम कर जाएं जिससे लोग हमें जाने कि हाँ ये उनका बेटा है। तो हमें अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की इच्छा होती है, ठीक है। और लास्ट में इसका ऑप्शन आता है तीसरे नंबर का, जिसमें ये कहता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसकी लास्ट की सिचुएशन जो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, जब आपकी लाइफ पूरी ख़त्म हो जाती है, जब आपने पूरी स्टेजेस को ख़त्म कर लिया होता है और आप लगभग 60-65 की एज को क्रॉस कर चुके हैं, तब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करते हैं कि मैंने ज़िंदगी भर किया क्या, मैंने क्या पाया, क्या खोया, क्या क्या चीज़ें मैंने की हुई हैं। तो इसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो ये स्टेजेस हैं मैस्लो की नीड थ्योरी है। तो इसमें इसने इन थ्योरियों को, इन स्टेजेस को दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 क्वेश्चन। दृश्य बिंब एवं प्रतिरूप निर्माण का कौशल कहलाता है, यानी द स्किल इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न इज कॉल्ड एज। तो इसको बोलेंगे हम स्थानिक या देसिक इंटेलिजेंस, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, देसिक या स्थानिक बुद्धि। अब आपको पता है कि हावर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस दिए हुए, मतलब आपके बहुबुद्धि का सिद्धांत इसने दिया है। गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। इसने कहा है कि बुद्धि में हमारे पास बहुत टाइप की बुद्धियाँ होती हैं, ठीक है। इसी में आपकी तार्किक बुद्धि आती है, आपकी गतिबोध बुद्धि आती है, आपकी इंट्रापर्सनल आती है इंटेलिजेंस आती है, और आपकी देसिक और स्थानिक बुद्धि इसमें आती है, ठीक है। तो इस स्थानिक बुद्धि ये होती है कि किसी भी चीज़ में हमें अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग करके उसमें हेर फेर करनी होती है। जैसे जैसे हम ड्राइंग बना रहे हैं, तो उसमें कैसे उसको क्रिएटिव बनाया जाए, यानी हमारी क्रिएटिव बुद्धि जो होती है ये इसमें आती है, ठीक है। कैसे हमने इस चीज़ को क्रिएटिव बनाना है, कहाँ पर कौन सा कलर का यूज़ होगा, कहाँ पर हमने चेंजेस करने हैं, कहाँ पर हमने डबल कलर मिक्स करके डालने हैं। तो इसको बोलते हैं हम देसिक या स्थानिक बुद्धि, जिसमें बहुत मैनिपुलेशन का काम होता है, जोड़ तोड़ करने का काम होता है। तो इसको हम बोलते हैं देसिक या स्थानिक बुद्धि। तो हावर्ड गार्डनर ने बहुत सारी बुद्धियों को बताया है, उसमें से 4 बुद्धियाँ यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन। लोग जिनका IQ 90 से 109 रेंज के मध्य होता है, उनकी पीपल विद IQ स्कोर इन द रेंज ऑफ 90 to 109 हैव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, हाई एवरेज इंटेलिजेंस, यानी सामान्य से उच्च बुद्धि उनकी होती है। बहुत सारे लोगों ने ये टेबल दे रखा है, आपका टर्मन ने दे रखा है, स्टन ने दे रखा है, बिने ने दे रखा है। तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर बुद्धि जो इंटेलिजेंस होती है उसको डिसाइड किया गया कि इस रेंज से इस रेंज तक ये वाली इंटेलिजेंस, इस रेंज से इस रेंज तक ये वाली इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर 90 to 109 पूछी गई है, तो इसमें आपका हाई एवरेज टू इंटेलिजेंस तक के बच्चे इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका सामवेगिक बुद्धि अनेक कौशलों का एक समुच्चय है जिसके अंतर्गत आता है इमोशनल इंटेलिजेंस इज ए सेट ऑफ स्किल्स दैट अंडरलाई। तो इसका जो आंसर होगा सामवेगिक बुद्धि अनेक कौशलों का एक समुच्चय है जिसके अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 1, 2 and 3। जो आपकी सामवेगिक बुद्धि होती है, यानी आपका इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, वो किन किन सेट को लेकर के, किन किन स्किल्स को लेकर के चलता है। तो इसमें आपका एक्यूरेट अप्रेजल होता है, एक्सप्रेशन होते हैं, रेगुलेशन ऑफ इमोशंस होते हैं। तो ये इन तीनों का सेट जो होता है ये आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, शोध अध्ययनों द्वारा यह पुष्ट किया गया है कि टीवी के कार्यक्रम आकर्षक होते हैं, इसलिए बच्चे अपना बहुत अधिक समय इन्हें देखने में व्यतीत करते हैं। ये आपका स्टेटमेंट है। अब इफेक्ट क्या है, यानी जो अब प्रेजेंट में असर्शन रीजन के नाम से ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। यह उनके पढ़ने लिखने की आदत तथा बाह्य गतिविधियों में कमी लाता है, जैसे खेलना कूदना। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, कथन और प्रभाव दोनों क्या है, सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 9th क्वेश्चन, स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है, यानी हु इज़ ए हेल्दी पर्सन। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको आप इजीली कर लेंगे कि स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है, वो जो अपनी भावनाओं और सीमाओं पर स्वयं के प्रति जागरूक है, स्वयं को स्वीकार करता है, जो अतीत में नहीं जीना चाहता, भविष्य को लेकर के परेशान। ये जनरल एबिलिटी का क्वेश्चन है, आपके पास जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, तो इसको आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन है हो गया। 10th क्वेश्चन है आपका
संज्ञानात्मक कौशल क्या है, ठीक है, यानी आपका कॉग्निटिव स्किल क्या है। जैसे कि आप ब्लूम टैक्सोनॉमी में देखते हैं 3 डोमेन होते हैं, आपका कॉग्निटिव डोमेन, आपका अफेक्टिव डोमेन और आपका साइकोमोटर डोमेन। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो आपका कॉग्निटिव स्किल्स है वो क्या होती हैं। तो कॉग्निशन में हम देखते हैं, जैसे आपका हम ब्लूम टैक्सोनॉमी देखते हैं कॉग्निटिव, आपका अफेक्टिव और साइकोमोटर। ब्लूम टैक्सोनॉमी को सबसे अच्छा याद करने का तरीका है इसके डोमेन्स को कि आप सीधे कैप लिख दीजिए, कैप यानी कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और आपका साइकोमोटर डोमेन। तो जो आपका कॉग्निटिव डोमेन होता है ये आपका हेड से रिलेटेड होता है। हेड यानी जो आपकी सोचने समझने की शक्ति होती है, बुद्धि होती है, आपका इंटेलेक्चुअल पावर होती है, ये आपके सारी हेड में रहती है। तो हेड का सीधे संपर्क होता है आपका कॉग्निशन से। दूसरा आपका अफेक्टिव जो होता है इसका होता है एक और एच से, एच यानी आपका हार्ट से, ठीक है। अफेक्टिव यानी अफेक्टिव डोमेन का मतलब ये है कि जहाँ पर आपके इमोशंस रहते हैं, आपका हंसना, रोना, चिढ़ना, गुस्सा, प्यार, ये सब इसी डोमेन में आते हैं। तो इसको बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन और ये होता है हार्ट से रिलेटेड। फिर आपका साइकोमोटर डोमेन की हम बात करते हैं तो ये तीसरा एच इसमें आ जाता है और ये होता है आपका हैंड, ठीक है। तो हेड, हार्ट और हैंड ये आपके जुड़े हुए हैं किससे, आपके CAP से, यानी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन से। तो इससे आप लगा सकते हैं कि जो आपका कॉग्निशन है, कॉग्निटिव डोमेन है, ये आपका क्रिटिकल थिंकिंग की बात करेगा, एंगेज इन क्रिटिकल थिंकिंग। यानी कॉग्निशन का संबंध हमारे हेड से है और हमारी जो थिंकिंग है वो हमारे हेड से होती। तो इसका मतलब ये है कि आलोचनात्मक चिंतन में संलिप्तता, एंगेज इन क्रिटिकल थिंकिंग हमारे हेड से होती है। तो कॉग्निशन का संबंध हमारा, कॉग्निशन स्किल का जो रिलेशन होगा वो क्रिटिकल थिंकिंग से होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए, यानी मैच कॉलम A विद कॉलम B। तो इसको आप मिला सकते हैं आराम से। शारीरिक विकास है यानी फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट, ये किस किस को लेकर के चल रहा है कि कहाँ कहाँ आपका डेवलपमेंट होता है। तो इसका ऑप्शन A हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मानव व्यवहार संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक तथा पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच सतत अंतः क्रिया का प्रतिफल है। यह किस मनोवैज्ञानिक द्वारा सीखने के सिद्धांत में स्पष्ट किया गया। ह्यूमन बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ continuous interaction between cognitive behavioral and environmental determinants. This has been explained by which psychologist in its theory of learning. तो ये कहा गया है आपका एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा 1969 में इन्होंने अपनी थियरी दी थी। इनकी थियरीज़ को बोबो-डॉल स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी लर्निंग थ्योरी को बोबो-डॉल स्टडी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने एक डॉल पे स्टडी की थी। एक डॉल को ये पार्क में छोड़ देते हैं, देखते हैं कि बच्चे इनके साथ कैसा बिहेव करते हैं। तो व्यवहार का कैसे इन्होंने कहा कि जो आपके इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स होते हैं कैसे व्यवहार को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, कैसे व्यवहार में परिवर्तन इससे लाते हैं। या हम अपने दोस्त को देख करके कैसे हम ऐसा ही व्यवहार दूसरे के साथ करते हैं जैसा दूसरा करता है। तो ऐसे ही करने के लिए इन्होंने एक स्टडी की थी, तो ये की थी एल्बर्ट बंडूरा ने, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों को जो कुछ सिखाया जाए उसकी आवृत्ति की जाए, उसे दोहराया जाए और समय समय पर उसका उपयोग किया जाए। यह थॉर्नडाइक के कौन से नियम से संबंधित है। वट एवर इज टॉट टू द चिल्ड्रन इट शुड बी रिपीटेड, रिवाइज्ड एंड रीयूज फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज रिलेटेड टू विच लॉ ऑफ थॉर्नडाइक। तो बार बार चीज़ें करने की बात हो रही है, उसका उपयोग करने की बात हो रही है, तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। अब थॉर्नडाइक को आपको आप लोग जानते ही होंगे, थॉर्नडाइक ने 2 टाइप के लॉज दिए हुए हैं अपनी थियरी में, प्राइमरी लॉज एंड सेकेंडरी लॉज। प्राइमरी लॉज जो हैं वो 3 टाइप के हैं और सेकेंडरी लॉज जो हैं वो 5 टाइप से हैं। तो प्राइमरी लॉज की बात कर रहा है तो प्राइमरी लॉज इसने यहाँ पर आपके दे रखे हैं तीनों की तीनों, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब ये है कि जिस चीज़ का इफेक्ट आपके ऊपर ज़्यादा पड़ता है, यानी आपको नेगेटिव चीज़ों के इफेक्ट अगर आपके ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है तो आप नेगेटिव काम ज़्यादा करेंगे। पॉजिटिव कामों का इफेक्ट अगर आपके ऊपर पॉजिटिव ज़्यादा पड़ रहा है तो आप क्या करेंगे, उस काम को ज़्यादा करेंगे। या अच्छे लोगों का इफेक्ट आपके ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है, आप अच्छे लोगों का जैसे थिंकिंग आपकी होगी ऐसे काम आप करेंगे। दूसरा है आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसका मतलब इसमें 2 लॉज होते हैं, जो 2 सब लॉज होते हैं इसके। ये कहता है कि आपका लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़, मतलब जिस चीज़ों का यूज़ आप बार बार करते रहेंगे, यानी आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आप अगर यूज़ में ला रहे हैं उन चीज़ों को, जैसे हम टाइपिंग करते हैं, कंप्यूटर की टाइपिंग करते हैं, हम हिंदी टाइपिंग करते हैं, इंग्लिश टाइपिंग करते हैं, यानी अगर हम कीबोर्ड पे हाथ चला रहे हैं, डेली हम एक्सरसाइज करते हैं, डेली हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारे हाथ
चल रहे हैं, यानी हम उस चीज़ को यूज़ कर पा रहे हैं, तो हम एक्सरसाइज में हैं। अगर नहीं करेंगे यूज़, हमने आज टाइपिंग सीख ली, फिर 2 महीने बाद हमें याद आ रही है कि हमने टाइपिंग करना था, तो हमारा हाथ उस स्पीड से नहीं चलेगा। तो ये कहता है कि आपका लॉ ऑफ यूज़, लॉ ऑफ डिसयूज़। अगर यूज़ आप कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इसमें क्या हो जाएंगे, माहिर हो जाएंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप फिर से वही अटकने वाले काम करेंगे। तो दूसरा लॉ इसका लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा लॉ इसका कहता है कि लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी तत्परता का नियम। ये कहता है कि आप जिस चीज़ के लिए पहले से रेडी हैं, अगर आपको पता है कि सांप आने वाला है, आप उस चीज़ के लिए पहले से तैयार हैं कि सांप आने वाला है, ठीक है, तो आप किसी चीज़ के लिए तैयार हैं, आप लर्निंग करने के लिए पहले से ही तैयार हैं किसी चीज़ को लेकर के, तो उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे, बहुत अच्छे से टैकल कर पाओगे। अगर आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है तो आप उस चीज़ को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाओगे। तो ये हैं प्राइमरी लॉज ऑफ थॉर्नडाइक के 3 प्राइमरी लॉज। नेक्स्ट आपका 14th क्वेश्चन, स्मृति स्तर के सीखने में अंतर्निहित 4 प्रक्रियाओं का क्रम है। द सीक्वेंस ऑफ 4 प्रोसेस इन्वॉल्व एट मेमोरी लेवल लर्निंग इज। तो पहला है इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जिसमें हम मेमोरीज का जो लेवल होता है उसमें 4 लेवल्स होते हैं। आपका परसेप्शन, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन। प्रत्यक्षीकरण, धारण, प्रत्यास्मरण और पहचान। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, पहला उसका परसेप्शन करते हैं, यानी पहले उसको क्या करते हैं, समझते हैं चीज़ों को, इसका परसेप्शन कैसा है। हम बोलते हैं इसका परसेप्शन कैसा है, हम समझते हैं उस चीज़ को, उस चीज़ का कैसी चीज़ों को हम देख रहे हैं। ठीक है, हमारा परसेप्शन उस चीज़ को लेकर के क्या है। दूसरा हम उसको करते हैं रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब धारण करना, अपने अंदर हम उनको रिटेन करते हैं, धारण करते हैं चीज़ों को। तीसरा हम रिकॉल करते हैं, फिर हम जो हमने 2 स्टेज पहले कर लिए हैं, हम उसको क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, अच्छा इन चीज़ों में ये हुआ था। फिर हम चलते हैं रिकॉग्नाइजेशन। इन 3 चीज़ों के बाद जब हमारा रिकॉल हो जाता है तो हम उसकी पहचान करते हैं, हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं उसके, अच्छा ये सही था, उस दिन मैंने जो किया था वो सही था, या अब जो कर रहा हूँ वो सही है। तो हम इन दोनों में आइडेंटिफिकेशन करते हैं, रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, और तब जा करके हमारा जो मेमोरी लेवल है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, शिक्षार्थी से संबंधित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। द फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रिलेटेड टू स्टूडेंट आर। तो इसका हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो आपका टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस चल रही है, उनको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, उनको कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। तो इसमें से हो जाएगा आपका एज एंड मैचुरेशंस। एज एंड मैचुरेशंस जो है शिक्षार्थी की जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, यानी लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है, उसको अफेक्ट करेगी। कैसे करेगी, अगर आप एक छोटे बच्चे को सिखाएंगे, यानी 6 और 7th क्लास के बच्चे को आप सिखाएंगे तो वो जल्दी सीख लेगा। यानी अगर आप किसी बच्चे को ड्राइव करना सिखा रहे हैं तो वो जल्दी उन चीज़ों को पकड़ लेता है, सीख लेता है। लेकिन आप किसी 60 साल के बुढ़े को सिखा रहे हैं, 7 साल के व्यक्ति को सिखा रहे हैं, तो वो देर में सीखेगा उस चीज़ को, उस प्रोसेस को क्या करेगा, वो देर में सीखेगा। इसीलिए एज क्या करती है, जो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है उसको अफेक्ट करती है। दूसरा मैच्योरेशन, मतलब आप अगर मेच्योर हैं तो उन चीज़ को आप जल्दी पकड़ेंगे, आप अगर मेच्योर नहीं हैं तो आप उन चीज़ों को जल्दी नहीं पकड़ सकते। दूसरा तो है आपका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, यानी आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो आप चीज़ों के लिए सीरियस नहीं है। कभी आपकी प्रॉब्लम फिजिकल हो जाएगी, कभी आपकी मेंटल हो जाएगी। आप समझना तो चाहोगे लेकिन आपका शरीर साथ नहीं देगा, आपका शरीर साथ दे रहा लेकिन आपकी मेंटल स्टेज ठीक नहीं है, तो फिर से आपकी लर्निंग और टीचिंग जो प्रोसेस है वो इफेक्ट हो जाएगी। तीसरा था आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन एंड विलिंगनेस। आपको सब कुछ हो रहा है, सब चीज़ें आपको कंटेंट मिल रहा है, पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपके अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आ रही है किसी चीज़ को करने में। आप ज़बरदस्ती उस चीज़ को झेल रहे हैं, तो फिर भी इस चीज़ से भी क्या होगा, आपका लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस इफेक्ट होगा। ठीक है, और आपकी विलिंगनेस, आपकी इच्छा ही नहीं है किसी चीज़ को करने की, आप चाहते ही नहीं है किसी चीज़ को करने की, मैं ये करूँ, मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, आपकी इच्छा ही नहीं हो रही है, तो बिल्कुल आपकी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस इफेक्ट हो जाएगी। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये थे 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन इसमें करेंगे, देखते हैं आप लोगों का रिस्पांस कैसे होता है। इसके बाद आगे के 15 क्वेश्चन मैं आपको फिर से दोबारा दूसरी वीडियो में कल लेकर के आऊँगा। पहले इसमें खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए किस टाइप का यूटेट का क्वेश्चन आता है, तभी हम इसके आगे के 15 क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।